एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू वकील ऑनलाइन समर डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे साथ हैं आगा जुबैर खान और हम लोग आज आपके लिए लाए एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन लीगल इंफॉर्मेशन। कोशिश करेंगे कि आपके साथ तमाम जो लीगलिटीज हैं वो शेयर करें व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। यस, यू हर्ड इट राइट। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है बहुत ही एक्सपर्ट है और इनकी ओपिनियंस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपने मसाइल का हल कहीं ना कहीं किसी तरीके से ढूंढ सके। तो प्लीज़ इस लाइव शो का हिस्सा बनिए, लाइव कॉल्स कीजिए, टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए, मैसेज कीजिए। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आपको आज मिलवाते चले अपने खास मेहमानों से। आज हमें ज्वाइन किया है दो बहुत ही खास एडवोकेट्स ने, सुहेल शुएब एंड सारा खान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है बहुत ही बेहतरीन कोर्ट रिपोर्टर समर टीवी मिस्टर अरशद अली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। और एजुकेशनिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नेहा खान ने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। थैंक यू। सारा, सबसे पहले आपसे मेरा ही सवाल है कि ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में शुमार किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने अराइज किया है और ये पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है इस टाइम। सबसे पहली बात है जो 1961 में आइली कवानीन फैमिली जो लॉ है 1961 में ये कवानीन आए और फीमेल के बारे में आवाज़ उठाई गई और लोगों को अवेयरनेस दी गई। फीमेल को बताया गया कि ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप जाके अपने मसाइल को उजागर कर सकती हैं और अपने बारे में मसाइल को हल करवा सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें कुछ वायलेंसेस भी आ रहे होते हैं जो फीमेल जो हैं वो अपने आप को एलेबोरेट नहीं कर पाती थी पहले। वो ये समझती थी कि हर बात पर्दे में रह जाए। उसमें हम ये कह सकते हैं कि अब तशद्दुद अल्फाज ओल्ड हो चुका है। हम उसको परेशानी भी कह सकते हैं। तशद्दुद जो है एक अजियत का नाम है। एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होने को हम तशद्दुद कहते हैं। सही। एक इंसान अपनी एंजाइटी, अपना डिप्रेशन, अपना इंसोम्निया वो निकाल रहा होता है अदर पर्सन। ठीक ठीक ठीक। इसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम मर्दों में भी देखते हैं और औरतों में भी देखते हैं और काफ़ी चीज़ें बीइंग फीमेल, सॉरी टू से, कि जो सास होती है ना वो घर की जो तरबियत है उसको ख़राब कर रही होती है। वहाँ पे क्या एक पॉइंट जो होता है कि वो उस तालीम तो हम दे रहे होते हैं लेकिन तरबियत को वो क्या ख़राब करती हैं कि उनकी जो अपनी एहसास कमतरियाँ होती हैं ना जो उनकी अपनी सास के साथ की होती है उन्होंने आगे अपनी बहू के ऊपर कर रही होती है। अंदर से जो उनका ग्रज होता है वो उनके ऊपर थ्रू आउट कर रही होती है। ठीक ठीक। अपने बेटे के कान भरना, उल्टी सीधी बातें बताना। अच्छा, डिप्रेशन जो है एक आपको किलिंग डिजीज़ है, किल कर देती है। अदर इनके अदर जो पर्सन है उसको डिसेबल करना। यानी कि एक लड़की शादी करके आती है तो क्या रीजंस होती हैं, उसकी लाइफ और उसकी लिबर्टी को आप डिप्राइव करते हो। उसका भी शौक हो सकता है। सम टाइम होता है कि ड्यूरिंग स्टडी आपकी शादी हो जाती है और शादी के बाद क्या होता है कि जी उसको रोक दिया जाता है, आपने ये नहीं करना, स्टक ऑफ हो जाती है। आपकी जो होप्स हैं, इमोशंस हैं, उनको लूज कर दिया जाता है। तो ये इट ट्रिगर्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, यस, आई एम सेइंग दैट दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस। रोशनी डालें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। आई विल एग्री विद मैम जो उन्होंने बात की है, लेकिन इसमें यह है कि सबसे पहले तो हम डिफाइन करें डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। जैसे उन्होंने बात की, बिल्कुल मैं उससे एग्री करती हूँ। इसकी बेसिकली 4 टाइप्स हैं: फिजिकल, इमोशनल, स्टॉकिंग भी अब इसका पार्ट है कि अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, आप किसी का पीछा कर रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक पार्ट है। और इस फिजिकल का मतलब है कि जिस्मानी तशद्दुद आप कर रहे हैं। इमोशनल का मतलब ये है कि आप जज्बाती तौर पे अगर को इतना ज़्यादा मेंटली आप इन्फोर्स कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को। में किया जाता है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, चाहे वो पढ़ने का मामला हो, चाहे वो काम करने का मामला हो। बिल्कुल इस तरह मेंटली डिस्टर्ब आप किसी को कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब आप कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें सिर्फ खवातीन का शुमार नहीं है, इवन मेल्स को भी देखा गया है कि फीमेल्स जो हैं वो मेल्स को भी करती हैं, एंड दैट आल्सो कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। किसी भी इंसानी जिस्म के ऊपर तशद्दुद हो रहा है या मेंटली उसको पैरालाइज किया जा रहा है या वर्बली या स्टॉकिंग तरीके से, तो दिस ऑल कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है ना कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। मैं चाहूंगी सुहेल आप ये जरूर बताएं कि पाकिस्तान में जो कानून बने हुए हैं उसमें कौन कौन सी प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं, और पीपीसी के तहत भी ये जरा नजरसानी कीजिए कि क्या कानून है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को होल्ड करता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें हमारे आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसका आर्टिकल 35 है जो प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली की बात करता है।
और स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि दे शुड प्रोटेक्ट फैमिली, उसके अंदर मदर और चिल्ड्रन को स्पेसिफिकली जो है ना वो इन्वॉल्व किया गया है। राइट। इसके बाद अगर हम वायलेंस की बात करें तो वायलेंस इन जनरल तो क्राइम है ही, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड में जो है ना वो शामिल किया गया, जिसमें सेक्शन 350, 351 आ जाता है। इसी तरह से 503 आ जाता है जिसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। 350, 351 क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट जो होता है इसके अंदर वो शामिल है। इसी तरीके से जो हर्ट है उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, जो कि 332, 333, 335, 336A और 337 और उसकी जो आगे इकसाम है वो तमाम की तमाम जितनी भी फॉर्म ऑफ हर्ट्स है ना वो इसके अंदर शामिल हैं। ठीक। अब इसके अंदर जो है ना वो क्योंकि हमारे 4 प्रोविंसेस जो है ना मेनली, उसके अंदर ये हर प्रोविंस का अपना अपना एक लॉ एग्जिस्ट करता है। सही। सबसे पहले तो ये जो लॉ बनाया गया था वो सिंध के अंदर बनाया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट 2013 का। ठीक। इसी तरीके से दूसरी जो सिंध के बाद जो है वो बलूचिस्तान ने जो है ना वो बनाया था सेम एक्ट, वो बनाया था 2014 में। इसी तरह फिर बाद में पंजाब ने 2016 में एक्ट बनाया और KPK ने 2021 में जो है ना ये सारे स्पेशल डोमेस्टिक वायलेंस से ही रिलेट करते हैं। ये सारे दे डील्स विद द डोमेस्टिक वायलेंस। अब यहाँ पर जो अभी मैडम ने भी बात की कि इसके अंदर मर्द शामिल हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान का जो है ना एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का, उसने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मेन को शामिल किया है, रिकॉग्नाइज किया है। जी। बाकी KP और पंजाब इसके अंदर सिर्फ फीमेल है। ठीक। और सिंध का जो एक्ट है उसके अंदर जो है वो मेन नहीं शामिल है, चाइल्ड शामिल हैं या वर्नरेबल पर्सन शामिल हैं जो माजूर हैं या किसी वजह से जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। फिर हर जो लॉ है उसके अंदर अलग-अलग जो बॉडीज़ हैं इंस्टीट्यूट की गई जो कि इस चीज़ को देखेंगी, मेक श्योर करेंगी कि जहाँ पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लें और स्टेट को इन्फॉर्म करें और जो भी रेमेडीज़ हैं। फिर उसके अंदर KPK का अगर आप बात करें तो KPK के अंदर तो टाइम पीरियड भी प्रोवाइड किया गया, क्योंकि ये लेटेस्ट एक्ट है 2021 का कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट करना है। बाकी जो 3 एक्ट्स हैं उसके अंदर ये चीज़ नहीं शामिल है। इसी तरीके से KPK में है डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी और सिंध के अंदर जो है वो जो प्रोटेक्शन कमेटी के नाम से है, और वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी जो है वो पंजाब के अंदर है, और फैमिली कंसिलिएटरी कमेटी जो है ना वो बलूचिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। यानी कि हर जगह पे अलग-अलग। आप ये बताइएगा कि मतलब अगर एक खातून, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में ख़वातीन जो हैं वो स्पेशली आप बता नहीं पाती, टाइमली रिपोर्ट नहीं कर पाती, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, घरेलू मजबूरी है, सोसाइटी की मजबूरी है, और उनको दबा दिया जाता है किसी ना किसी बहाने से। तो अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जब वो रिपोर्ट करना चाहती हैं तो उनको रोक दिया जाता है। तो आप इस मामले को कैसे देखती हैं, कितनी की लिटिगेशन आती है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से? आई थिंक सो 70% लिटिगेशन अब आना स्टार्ट हो गई है। सही। क्योंकि उसकी ये रीज़न है कि सोशल मीडिया उनको यूज़ करना अच्छा अवेयरनेस आ गई है। तालीम की जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। अब ऑनलाइन भी लोग स्टडी कर रहे हैं, आप ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू भी पढ़ रहे हैं, तो लोगों को ये एज भी मिल गया है, फीमेल को पता चल गया, फोरम्स का पता चल गया। और सबसे जो बड़ी एविडेंस उनके पास होता है वो घर से ही किसी का वाक़या देखते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो फिर वहाँ पे आपकी आवाज़ उठाई जाती है और सुनी भी जाती है। और मरीम साहिबा ने जो ये पुलिस एक्ट जो बनाया वेमन मजंग में भी है, और वो डोर स्टेप पे आके आपका काम करती हैं, आपकी एप्लीकेशन की सुनवाई होती है, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारी अदालतें 24 आवर खुली हैं, हमारे वकला के अपने चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पे हेल्पलाइंस होती हैं, हमारी कॉल्स होती हैं, हम भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। अगर आप नहीं पुलिस में जा सकते, आपको लगता है कि हम हिरास हो रहे हैं, सो लाइक डैट काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो पुलिस स्टेशन आप नहीं भी जा रहे हैं तो हम आपके साथ जाके आपको प्रोटेक्ट करवाते हैं। ठीक। सो मैनी प्लेटफॉर्म्स है। तो मतलब पुलिस इसमें अपना किरदार अदा करती है? पुलिस डेफिनेटली अदा करती है। शहर बानो का वंस अगेन नाम लेना चाहूंगी, बड़ा अच्छा, क्योंकि हमें अपनी बीइंग फीमेल एक एप्रिशिएशन। इससे पहले जो ड्यूटी पे थी एसपी, क्या उन्होंने वो किरदार नहीं निभाया जो शहर बानो ने निभाया? डेफिनेटली वो भी निभा रही हैं, लेकिन उनको शायद हाईलाइट ज्यादा कर दिया मीडिया ने। अदरवाइज मेरे ख्याल से पुलिस अदरवाइज करती है। मज़ंग में मैं खुद अपनी जाती हूँ, फीमेल क्लाइंट्स के साथ मैं जाती हूँ, मैं वहाँ देखती हूँ, अच्छे से रिपोर्ट होता है, FIR भी होती है, हम खारिज भी करवाने चले जाते हैं, हम सॉर्ट आउट वहाँ पे बैठ के करवा देते हैं मैटर्स को। ये रीजंस भी होती हैं। अच्छा, बाकी बात ये होती है कि कुछ जो फीमेल्स है ना वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं अपने बच्चों की वजह से।
जो मर्द हजरात हैं वो अपनी मर्दानगी में ही रह जाते हैं, क्योंकि मैंने एक अल्फाज पहले भी कहा था, तालीम तो होती है, तरबियत की कमी हो रही होती है। ठीक है, यही से मैं जानना चाहूँगी आपसे भी, सिंस यू आर अ कोर्ट रिपोर्टर फॉर समा टीवी, अरशद अली मुझे ये ज़रूर बताएं कि कितने केसेस आप देख रहे रिसर्च के मुताबिक रोज़ के रोज़ आ रहे हैं और दायर होते हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम इशू है। सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम सीनियर तरीन जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने 2016 के अंदर जो है वो ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद की एक स्पेसिफिक एक कोर्ट लाहौर में काम कर रही है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के केसेस जो हैं वो वहाँ पर डील किए जाते हैं। सिनफी तशद्दुद कोर्ट का नाम उसको दिया गया है, और उसमें इस वक्त जो है वो 350 से ज़ायद केसेस ज़ेर समाअत हैं, जिसमें जो है वो ख़वातीन के रिलेटेड केसेस की समाअत कर रही थी। हमने देखा 2020 से 2023 तक जो है वो इस केसेस में इजाफ़ा हुआ। उसमें कोरोना की वबा आ गई, लोगों के समझ लें कि तशद्दुद के जो मामलात थे वो ज़्यादा हुए, तो जो लाहौर हाई कोर्ट थी उन्होंने एक और कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर दी थी, यानी कि 2 कोर्ट। लेकिन अब चूँकि केसेस कम मिकदार में हुई है, तो अब 350 केस जो है वो एक ही अदालत में चल रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिकली ख़वातीन को बर वक्त इंसाफ भी दिया जा रहा है, और ख़वातीन के जो केसेस हैं जैसे वो दायर होता है, उस ना सिर्फ मुलज़म को वहाँ पर तलब करती है कोर्ट, बल्कि जो इन कानून के अंदर लिखी गई सज़ा है उसको हमने सज़ा होते वहाँ पर देखा भी है। एक मैं चीज़ आपको बता दूँ, जिस तरह अफीफ़ा ने अभी कहा कि हमारे चैम्बर्स भी हैं, वहाँ पर आकर लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। पिछले हफ्ते जो है वो एक खातून जिसकी शादी को 15 साल हो चुके थे, वो एक वकील साहब के चैम्बर में खड़ी थी, मौजूद थी, और उससे मशावरत कर रही थी कि बता रही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक ओ लेवल कर रहा है और एक जो है वो 8वीं क्लास में शायद गालिबन वो बता रही थी। और मैंने 15 साल की एज में जो है वो 15 साल हमारी शादी को हो चुके हैं, और मुसलसल तशद्दुद होते हुए मैंने देखा है। और अब मेरे बच्चे जो हैं वो तंग आ चुके हैं, वो मुझे कहते हैं कि मामा ये हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, अपनी माँ को रोज़ाना जो है वो उसका शोहर जो है वो उसके ऊपर तशद्दुद करता है, डोमेस्टिक वायलेंस चलता है, डोमेस्टिक वायलेंस। और वो सिर्फ मशवरा ये अपने वकील साहब से करने आई थी कि मुझे बताया जाए कि कितने दिनों में हमें खुला मैं फाइल करूं को, कितने दिनों में खुला मुझे मिल जाएगी, और अगर लंबा प्रोसेस होता है तो उसका लिए मुझे क्या कानूनी चारागोई करनी पड़ेगी। ये हालात हैं हमारे मुआशरे के, लिहाजा इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खुला के आपने बात की है, तो खुला के मेरे ख्याल से पिछले 5 महीने में तकरीबन 4000 केसेस हैं जिनमें खवातीन को खुला ले चुकी है, और रोज के रोज 50 दायर होते हैं, और 11 फैमिली कोर्ट्स में इस वक्त हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं, केसेस है वो दायर होते हैं, हस्बैंड काम नहीं करते ना। और आप मंशियात की बात कर रही हैं, ये भी बताइएगा कि अदम जो टॉलरेंस जो है उसकी कमी किस हद तक इसकी वजह है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली कोविड के बाद तो टॉलरेंस जैसे ख़त्म ही हो गया दुनिया से, क्योंकि कोविड में सब कुछ बंद हो गया, दुनिया जो है वो अपनी घरों तक महदूद रह गई, आपकी जॉब्स ख़त्म हुई, आपके बिजनेसेस ख़त्म हुए, औरतों के ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शौहर बच्चे सब घरों में होते थे, घर का निज़ाम भी चलाना था, सब कुछ चलाना था, तो वो एक पेशेंस और टॉलरेंस ही था जो कि जब आप रोज काम पे जाते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी जब आप जाते हैं, तो वो एक चल रहा होता है सिस्टम। वो रूटीन जब सारी ख़त्म हो गई और ओवर द कोर्स ऑफ 3 years ऐसी ही सिस्टम चला जिसमें आपको अर्निंग का पता ही नहीं है कि पता नहीं 2 वक्त की रोटी भी खानी है नहीं खानी, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। उस वजह से देखा गया कि टॉलरेंस लेवल और पेशेंस लेवल बहुत कम हुआ है। पहले तो ये समझा जाता था, सिर्फ बुनियादी वजह डोमेस्टिक वायलेंस की ये समझी जाती थी कि जी जहालत है और अवेयरनेस नहीं है और ख़वातीन को अपने हकूक़ का पता नहीं है, इस वजह से उनको दबा दिया जाता है। लेकिन अब जितना सोशल मीडिया एक्टिव है और जितनी कैंपेन्स चलती हैं अवेयरनेस की, उसके बावजूद ये अदम जो इसकी है बर्दाश्त, वो मेन वजह बन गई है डोमेस्टिक वायलेंस। एक चीज़ मैं ऐड में सब करना चाहता हूँ, ये पिछले दिन ईद अज़हा गुजरी है, वहाँ पर रिपोर्ट बनाने में गया, वहाँ पर गार्डियन कोर्ट है जहाँ पर बच्चों की मुलाकातें करवाई जाती हैं और स्पेसिफिक एक मीटिंग रूम है वहाँ पर जो सेपरेशन वालिदैन की जिनकी हो जाती है ना, वहाँ पर वो बच्चे अपने जो साबिक शोहर के साथ लेके आती हैं, उनसे मुलाकात करवाती हैं बच्चों की, ख़वातीन उनकी एक्स वाइफ। तो यहाँ वहाँ पर एक फैमिली आई, एक खातून बच्चे लेके अपने साबिक शोहर से मिलवाने आई, चूँकि कोर्ट का प्रोसीजर होता है, मंथ वाइज एक मुलाकात करवानी होती है उन्होंने। तो वो वहाँ पर आपस में बच्चे अपने डैड से मिल रहे हैं और उस दौरान मैं वो रिपोर्ट बना रहा था, पीछे एकदम से जो है वो शोर शराबा शुरू हो गया। उस लड़के ने अपनी एक्स वाइफ के ऊपर जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये पिछले हफ्ते की बात है
और उन्होंने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि उनके दरमियान कोई तलख कलामी हुई है आपस में, और वहाँ पे तशद्दुद उन्होंने देखिए यही शुरू से कर बात दिया। होती है ना पेशेंस लेवल की, आपने पेशेंस लेवल की बात किया, आप देखिए या वो लेके जाना चाहता होगा ना, छीन के लेके जाना चाहता होगा ना, क्योंकि स्पेशल मुलाकात भी होती है, स्पेशल ओकेजन होते हैं, ईद है, छोटी बड़ी या इवेंट्स होते हैं, या फिर उसकी बर्थडे होती है बच्चे की, तब मुलाकात होती है। लेकिन सर आप ये देखें कि जब हम पेशेंस लेवल की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस ट्रिगर इसलिए हो रहा है कि एक तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आ जाती है कि औरत है तो अपना घर बचाना है। लेकिन औरत कब तक कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि 11 बंदे अगर ससुराल में हैं तो अकेली एक घर से जो आई होती है वो कब तक कॉम्प्रोमाइज करे। अच्छा ये बताएं, उसके कानून साथ के तो मुताबिक जी जी डोमेस्टिक वायलेंस एक औरत पर हो गया, Yes. बच्चों वाली औरत है, ठीक जी, है, जी। तो आप बताएं कि सबसे पहला स्टेप वो क्या ले सकती है अगर उसने बहुत जैसे कहते हैं ना हद ही पार कर ली गई हो, तो आपने जब कोई दरखास्त देनी हो इसके हवाले से तो एक औरत किस तरह से स्टेप ले सकती है? सबसे कानूनी पहले तरीका तो क्या है? अम्मी अब्बू का प्लेटफॉर्म होता है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी निज़ाम है, हम चाहते हैं घर ना टूटे, माँ बाप से वो जाके इल्तिजा करे, रिक्वेस्ट करे कि जी ये रीज़न है, माँ बाप उस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। अगर वो नहीं नज़र आता सॉर्ट आउट होता हुआ, देन यू विल बी गो। मेरा ख्याल है कोशिश भी यही पहले करनी चाहिए, यही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो तलाक है तो आसमान भी रोता है ना, तो हम ये चाहते हैं कि चले घर बना रहे, बच्चों की जो जिंदगी है वो खराब ना हो, क्योंकि जब अदालतों में बच्चे आते हैं बहुत दुख होता है, बाप वहाँ पे गाड़ियां लेके आते हैं, बॉल्स लेके आते हैं, लेकिन चिप्स सारा लेके आते हैं, हम तो इसको घर यहाँ पे से ये सब कुछ continue प्रोवाइड करेंगे। करें ना आप। जी सुहेल, मैं चाहूंगी आगा मैं आपकी बात को भी अभी कंटिन्यू करवाती हूँ। मैं चाहूंगी कि मुझे ये जरूर बताएं कि कानूनी तरीका क्या है, कानूनी तरीका एक औरत के लिए टू फाइल अ केस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, देखें इसके अंदर जिस तरह के मैंने अभी बताया कि जितने भी 4 प्रोविंसेस हैं उसके अंदर मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें KP के, तो वहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट इसको देखता है, ठीक, क्योंकि अभी ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हर प्रोविंस का अलग-अलग और इस प्लेटफॉर्म District level, में जी। सब पूरा पाकिस्तान क्योंकि देख रहा है तो और सबको ये बताना भी इस रेमेडी के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई फेडरल बॉडी इसमें मौजूद नहीं है, जी, सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे ये सारे पंजाब के अंदर जो है वो फैमिली कोर्ट देखती है, जी। इसी तरीके से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देखते हैं। तो ऑलराइट ये सब लोग हम जो यहीं से हैं कंटिन्यू करेंगे। सॉरी टू से वी वुड कंटिन्यू दिस, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ नाजरीन कि वकील ऑनलाइन के लाइव प्लेटफॉर्म पे हमें बीपर पे ज्वाइन किया है जी मशहूर नामवर एक्ट्रेस मिस बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जी। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। जी जी मैम सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, तो प्लीज़ ये बताइएगा, बीइंग अ वेल नोन पर्सनालिटी, आप ने इतना काम भी किया है शोबिज़ में और आपका बहुत एक्सपीरियंस और आप सोसाइटी को बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हैं, तो प्लीज़ ये बताइएगा कि क्या बुनियादी वजूहात हैं कि हमारे मुआशरे में डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए इसकी बड़ी हिस्ट्री है, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से है और ये सब कॉन्टिनेंट का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। तो ये एक माइंडसेट है जिसमें कभी हो सकता है 50-100 साल पहले से तय हो गया होगा कि औरत जो है वो आपकी जाती मिल्कियत है और उस पर चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, किसी तरह का भी अब्यूज किया जा सकता है, मेंटल, फिजिकल, उसकी कोई बात बुरी लगे तो उसको थप्पड़ लगा दें, नमक तेज हो तो उसको बेइज्जती कर दें। तो ये बहुत सारी इसकी शक्लें हैं, सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं है, मेंटल अब्यूज भी हमेशा हम देखते आए हैं और हमारी पिछली नस्लों ने देखा है। जी जी ऐसे ही। तो जाहिर है कि ये एक एज अ ह्यूमन अगर आप देखें, औरत इंसान भी तो होती है ना, औरत भी इंसान होती है, मेरा कहना ये है कि औरत भी इंसान होती है। तो आप किसी दूसरे इंसान को, जैसे आप हैं, आपके साथ कोई कलीग है, अगर वो आपको मसलन आपके ऑफिस में ही कोई बंदा हो, वो आपको चाय थोड़ी ठंडी ला दे, आप उसको मारेंगे तो नहीं ना जी। तो ये इसलिए कि वो एक इंसान है, उसने थोड़ी अगर चाय ठंडी दे दी, आप उसे कहेंगे दोबारा गर्म करके ले आओ, मतलब ये इतना बड़ा जुर्म है। लेकिन अगर इसी की हिसाब से आप देखें तो एक औरत है, तो बेटी है या बहन है या माँ है या बीवी है, माँ से तो शायद कम है, लेकिन आप उसको किसी वक्त भी इंसल्ट करके उसको मेंटली प्रेशर कर सकते हैं। और फिर जाहिर है कि लोग बीवियों को तो मूर ही लेते थे, धक्का दे दिया, मार दिया, कोई भी छोटी से बड़ी वजह ले। तो ये एक माइंड सेट है जी। बहुत आपने प्यारी बात की, बहुत प्यारी बात की। मैं ये कहने लगी हूँ कि देखिए ये हमारी पूरी सोसाइटी का डिलेमा तो है, लेकिन हमारी सोसाइटी की खवातीन को अपने बेटों को एजुकेट करना होगा। ये वो खवातीन हैं जिन्होंने मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज भुगता है, बर्दाश्त किया है, गुजारा किया है और एक जिंदगी को, एक घर को चलाया। और उनका जुमला है घर चलाने के लिए, घर बसाने के लिए, घर बसते नहीं है,
ये एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी सेल्फ एस्टीम की कॉस्ट पे चलाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो थप्पड़ है वो सिर्फ मतलब ये मारपीट जो है या किसी तरह की भी एक फिजिकल जो एक मतलब क्या बोलूं अब्यूज ही कहूंगी, जी, वो जी। सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह तबाह कर देता है। आप एक तीसरे दर्जे की शहरियत नहीं घर में हो जाती, क्योंकि पहले दर्जे का तो हस्बैंड होता है, दूसरे दर्जे का आप खुद ही अपने बच्चों को बनाते हैं, माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है। और थर्ड नंबर पे माँ आती है, तो वो गुजारा बिल्कुल करके उस घर को बनाए रखती है, जिसको कि आप कहते हैं ये घर बसाया है, इस औरत ने जंगल बिल्कुल बनाया है। बिल्कुल। बिल्कुल मैम सही ये भी बताइएगा कि बच्चे किस हद तक फिर इसके मुतासिर होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से? बच्चे होते हैं, जाहिर है उनकी माँ को अब्यूज किया जाए, उसकी बेइज्जती की जाए या उसको ताना मारा जाए। देखिए बहुत तरीके हैं औरत को सताने के, उसके माँ बाप के बारे में बुरी बात कही जाए, उसकी बहनों के बारे में कही जाए, उसको मैके जाने पे परेशान किया जाए या उनकी किसी बात को पकड़ के उसको जलील किया जाए, तो बच्चे के सब देख रहे होते हैं। अच्छा, वो बाप का ख्याल होता है कि उनको कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो इससे बात कर रहा हूँ, ये नहीं क्या पता। बच्चे इसका बहुत इंप्रेशन लेते हैं और कई बार मैंने देखा है, कई बार मतलब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में है। मेरी फुफा थी, एक बहुत यंग फौत हो गई थी 39 की एज में, उनके 4 बेटे थे। उनमें से सबका नहीं कह सकती, एक दो ने अपनी बीवियों को अब्यूज किया उसी तरह। वो उनको कहीं ये ताकत का एक समझे सिंबल समझने लगते हैं अपने बापों को, और वो एक पावर उनके हाथ में देखते हैं कि जिसके जरिए पूरा घर जो है वो टेरराइज्ड है, पूरा घर जो है वो खौफजदा है, और उस पावर को बाप एंजॉय कर रहा है। तो बच्चे कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन लेके खुद वो बन जाते हैं। बिल्कुल मैंने लड़कों को कई दफा देखा है कि जो जी, जुल्म उनकी माँ के बिल्कुल। साथ हुआ है वो अपनी बीवियों पे भी फिर से कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप माशाल्लाह आपका मीडिया से ताल्लुक़ है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मीडिया जो है वो बहुत खूबसूरत काम कर रही है, पाकिस्तान को हर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर अवेयरनेस जब दे रही है। तो आप ये बताइएगा कि मीडिया क्या किरदार और रोल निभा सकती है जब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे कम किया जाए माशरे में? जी इसके बारे में क्या कहूँ, जो ड्रामे आजकल चलते हैं उसके अंदर तो फिर माओ को ही आप देख रहे हैं या सासों को या माओ को कि वो अपने बेटों से अब्यूज करवा रही हैं, तो वो हमारे पास एक समझे ड्रामेटिक लाइसेंस हमने ले लिया हुआ है कि भाई हम तो ये दिखा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो हम दिखा ही रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको दिखा के तो सुधार तो नहीं आ रहा, जहाँ ये मसले मसाइल हैं वो तो है। और जो तो क्लास इस तरह की है, जाहिर है थोड़ी एजुकेटेड क्लास का अब्यूज जरा डिफरेंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड क्लास में डिफरेंस नहीं, वरना वो जो शाहनवाज आजमी साहब का बेटा है उसने जिस तरह डंबल से अपनी बीवी को मारा है, तो वो तो बहुत हाई क्लास पढ़ा लिखा बच्चा है। वो दूसरा जाहिर जाफर जो है, तो इनके पास पावर एक शो करने का कुछ है इनके पास। पता नहीं ना अपने बाप को देखा है या मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये पावर और ये सब चीजें मैं सिर्फ लोअर क्लास को नहीं कह रही हूँ, अपर क्लास में भी ये शो करने के बहुत से तरीके हैं। हाँ, ड्रामा जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज इस तरह हो रहा है कि हम ये चीज इस तरह से कन्वे कर नहीं पा रहे, जैसे हम पहले पीटीवी में कर लेते थे ना, जिसको क्या कहते थे कि पीटीवी लेक्चर देता है, पीटीवी बहुत ड्रामे में बहुत क्या कहते थे वो सबक आमोज ड्रामे बनाता है, तो सबक आमोज ड्रामे कोई ना कोई हमारे पास एक स्टेटमेंट होती थी हर ड्रामे की मोस्टली। तो जो बड़े राइटर्स हमारे साथ, हम जिनके साथ काम करते थे, पीटीवी का ड्रामा जिनके हाथ में था, हर सीरियल का हर ड्रामे का एक ना एक स्टेटमेंट होता था। बिल्कुल मॉरल होता था, अब ये है कि हाँ मॉरल होता था, स्टेटमेंट होता था। आई मीन मैंने भी 10-11 सीरियल लिखे तो मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ कहना होता था तो मैं लिख लेती थी। अब मैंने 3-4 साल से नहीं लिखी, क्योंकि मैं नहीं लिखना चाहती सास बहू जालिम वगैरह, और ये चल रहा है, वो चल रहा है क्योंकि लोगों ने बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं और जो जिसके बिजनेस में पैसे लगे हैं उनको वैसे ही कमाना है। तो वो चीजें आप देख रहे हैं, मतलब एक क्लास देख रही है, मुझे नहीं पता उससे वो क्या इंप्रेशन मिली, क्योंकि जो क्लास देख रही है ये ड्रामा वो मैं नहीं हूँ या आप नहीं है, आई डोंट थिंक सो। मैं सच्ची बात है अपने बहुत सारे ड्रामे कर तो लेती हूँ जैसे लोगों के लिखे हुए, मैं इतने फॉलो नहीं करती क्योंकि मैं नहीं देखना चाहती, मुझे नहीं मजा आता। मैं 5 में से एक ड्रामा करमर ही लेती हूँ, लेकिन मैं उससे गरीब नहीं हूँ। तो वो मीडिया का किरदार जैसा होना चाहिए ऐसा हो नहीं पा रहा, होना चाहिए। तो एज एन इंडिविजुअल तो हम अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं, मगर हम उस ड्रामे के साथ, मतलब मैं कर भी रही होती हूँ लेकिन मैं कोड़ भी रही होती हूँ और मैं कई जगह बोलने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन एक बिजनेस के अंदर मैं एक हद से ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैम प्लीज़ ये भी बताइएगा कि कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से जो ख़वातीन के लिए पूरी दुनिया भर में वो आपको सुनती हैं, आपको देखती हैं, आपको पसंद करती हैं, तो प्लीज़ एक मैसेज स्ट्रॉन्ग ज़रूर दीजिएगा
ख़वातीन की अवेयरनेस के लिए, और ये भी बताइएगा कि माओं को अपने बच्चों को किस तरह समझाना चाहिए कि वो ख़वातीन की किस तरह इज्जत करें। बहुत जरूरी है माओं को जो इस सब से गुजर चुकी हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरी पिटाई हुई है, लेकिन मैं ज़हनी तौर पे बहुत सारी चीजों से प्रेशराइज रही हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, और मेरे जैसी और बहुत सी औरतें जो आपको काम करती हुई नजर आती हैं, जो बड़ी बिजनेस पर्सन भी हैं, जो बड़ी मिनिस्टर भी हैं, जो बड़ी असेंबलियों में भी बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर अब्यूज हुई हैं, अगर जिस्मानी तौर पर नहीं भी हुई। तो माओं को चाहिए, मेरे तो खैर चलो बेटे नहीं है, मेरा ख्याल है कि अगर मेरा बेटा होता, और अगर जिनके भी बेटे हैं, उनको 5-6 साल 8 साल की उम्र से बहन की, अम्मी की उस तरह इज्जत करनी सिखानी चाहिए कि वो कोई काम ना लगे। इट शुड नॉट बी अ जॉब टू डू, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आप चाहे अपनी बहन का दुपट्टा इस्त्री कर लें आप, चलो शाबाश। अगर आप अपने भाई की पतलून इस्त्री कर सकते हैं, जो कि जरा सख्त होती है, पानी लगाना पड़ता है, तो भाई से भी कहे कि चलो जल्दी करो, बाजी को देर हो रही है, उनका दुपट्टा इस्त्री करके लाओ चलो, और चलो मिल चीजें बनाते हैं। और इसको कोई ऐसा मतलब एक हुक्म ना बनाए, इसको नॉर्मल बनाए। नहीं, बहुत प्यारी बात की आपने। हाँ, अपने बच्चों से कहे चलो भाई 4 प्लेटें तुमने भी धोनी, 4 तुम्हारी बहन ने भी धोनी। चल बेटे, अब बहन जब जॉब करने जा रही है बाहर बड़ी होके, तो भाई भी तो जा रहा है बैंक में, तो बहन को खाना गर्म कर दो, मुझे भी गर्म कर दो, चलो बेटे तुम जरा किचन में ये करके आ जाओ। और कोई शुक्रिया वुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, ये वो काम है जब अपनी बेटी को भी कहते हैं, आप अपने बेटे को भी कहें। तो माओं के ऊपर है, मैं बापों को भी नहीं कह रही, ये माओं की जिम्मेदारी है। फिर औरत के पास ही आती है ये जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को उस तरह ट्रेन करें कि वो अगले, उनको ये लगे ही ना कि वो कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या कोई ऐसी बात है जो अनोखी है। दिस शुड बी पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक, बहुत शुक्रिया। माओं का ही काम। विजय, ये बताइएगा, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आप एडवाइस क्या करेंगी उन तमाम खवातीन को जिस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा है, गुजर रही है इस फेज से, आप उन्हें क्या स्पेशली एडवाइस करना चाहेंगे? मैं तो एडवाइस कर दूंगी कि मैं अगर फर्स्ट करेंगे एडवाइस कर दूं कि छोड़ें और निकल जाएं अपने घर से, तो सबकी इकोनॉमिकल पोजीशन वो नहीं होती कि वो कर सकें। और फिर खानदान और रिश्तेदारियां और फिर घर वाले माँ बाप कहते रहते वहां से मर के निकलना, ये वाली बातें तो खत्म नहीं हो जानी चाहिए कि तुम्हारा वहां से जनाजा है, ये वाला जुमला तो आमतौर पे घरों में होता ही है। उस वजह से लड़कियां बेचारियां मशवरा भी ले लेंगी तो क्या कर लेंगी। और अगर पढ़ी लिखी नहीं है, सबसे बड़ी बात, हर लड़की को, मैं नहीं कहती कि एमए पास ही कर ले, हर लड़की को कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर आना चाहिए कि शौहर अच्छा भी हो तो भी वो उसका हाथ बटाए। अब वो जमाना नहीं कि एक बंदा कमा रहा हो और आप उसके ऊपर सवारी करें। इस हवाले से मैं ये नहीं कहूंगी कि इसलिए काम सीखे कि आप लात मार के निकल जाए, नहीं, आपको मुसल्ला रहना है। जिंदगी एक बहुत बड़ी जंग है और उसके बहुत सारे महाज हैं। कम से कम आपको इतना मुसल्ला रहना है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए कारामद इंसान है। जब कोई कारामद नहीं होता, हांडी रोटी करना कौन सा मुश्किल है, मुझे भी आता सब कुछ पकाना, वो तो कोई भी कर लेता है, वो तो आ ही जाता है, वो तो फिर अपने बच्चों को भी लगाएं साथ। लेकिन आप जब मुसल्ला होंगी तो आप अब्यूज से निकल भी सकती हैं। अगर आप पे कोई बहुत जुल्म कर रहा है तो आपको 2 वक्त की रोटी कमाना आती होगी, चाहे आप कपड़े सीती हो, चाहे आप सिलाई करती हो, चाहे स्कूल में टीचर हो, चाहे आप बैंकर हो, जो भी आपके पास हुनर है, या तो ऑनलाइन भी बहुत काम करते। तो 5-6 चीजें ऐसी हैं जो आम लड़कियां भी कर सकती हैं मैट्रिक एफ पास। उनको हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी सूरत देखनी है। ऑनलाइन खाने पका के लड़कियां भेज रही हैं, तो बड़े प्रोफेशन मैंने देखे हैं। तो आप बैंकों को सप्लाई करें खाना, दफ्तरों में भेजें, लंच बॉक्सेस बनाएं, तो आप कम से कम अपने लिए जब रोजी कमाएंगी, आपको पहला फिक्र ये नहीं होगा कि रोटी कहाँ से खाएंगे। बाद में प्रॉब्लम तो और दूसरे जरूर होंगे, बच्चों को पालना है, उनको कैसे करना, मगर मुसल्ला रहें। जिंदगी एक बहुत बड़ी जंग है और फिर उसमें उस अब्यूज से निकलने की भी आपकी एक सूरत बनेगी और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। भी मैं बताऊं, जो कारामद इंसान है उसको जलील करना इतना आसान नहीं होता। बात, बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुशरा, मिस बुशरा अंसारी, आपने हमें ज्वाइन किया वकील ऑनलाइन में और बहुत ही प्यारी बातें की, बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग एडवाइस दी आपने। मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने बात की बच्चों की, जब बात होती है कि बच्चे किस तरह सफ़र करते हैं इस सारे डोमेस्टिक वायलेंस का, जो जिन घरों में ये मामला होते हैं, और वो ऐसे ट्रामाटाइज होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी उनके अंदर से ये चीज़ें नहीं निकलती, और फिर उनके बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं कि जिसमें वो खुद से भी इसके अंदर इतने मुतासिर, उन्होंने इतना ये देखा होता है कि वो अपने आगे भी फिर यही किरदार अदा करते हैं चीज़ों को। तो ये है कि बच्चा साइको भी हो जाते हैं ना, साइको हो जाते हैं, फिर अपना वो गुस्सा अगले बंदे पे निकालना पसंद करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, एब्जॉर्ब किया अपने, जो उसने एनवायरनमेंट देखा वो उसी को कंटिन्यू करता है, उसको वेंट आउट करता है। फिर तरबियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी होती है। मतलब अपने बच्चों की औलाद की आपने करनी, जिस तरह अभी यहाँ पे टॉलरेंस की बात है ना,
तो अगर कभी शौहर जो है वो घर में आया है और किसी परेशानी की वजह से उसका मूड अच्छा नहीं है, अगर उसने हंस के बात नहीं की तो इसको अना का मसला नहीं बनाना। बिल्कुल, ये तरबियत दी। अंडरस्टैंडिंग भी चीज और है। अगर कभी खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया बड़ी है, खूबसूरत बात की है ये। अगर खाने के अंदर बिल्कुल, मैंने लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आधा मैं एक चाहूंगी जी। मैं थोड़ी सी बात को अगर मुकम्मल कर जरूर लूं बताइएगा। काइंड परमिशन कि आखिर कानून में सज़ा क्या है उन मर्दों के जी, लिए जो इसमें 6 डोमेस्टिक माह से वायलेंस लेके करते हैं? 2 साल तक की सजाएं हैं। केपीके के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टाइम सजा का है, इसी तरीके से बलूचिस्तान में, इसी तरह से पंजाब में अप टू 2 इयर्स जो है ना, 6 मंथ से लेके अप टू 2 इयर्स तक जो है ना सजा है। अब अगेन ये जुर्माना बात भी की एक जाए कि ये भी सुना था सुहेल साहब कि जो एसएचओ है उसको हिदायत की जाती है ऐसे केस के अंदर एसपी की तरफ से कि वो उस मर्द को घर ना जाने दे उस जी वो मैं अभी उसी की जब तरफ तक ये मामला मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे settle down इजाजत नहीं दें तो होता। मैं बिल्कुल इस पिटीशन के अंदर क्या क्या रेमेडीज जो हैं वो अवेलेबल हैं उस पर भी बात करता हूँ। एक तो अगर लेट सपोज अगर तो उसका उस घर में रहना पॉसिबल नहीं है तो ये जितने भी प्रोटेक्शन कमेटी या ऑफिसर्स जो है ना वो उन्हें शेल्टर होम्स दे सकते हैं। एक तो ये भी है। दूसरी रेमेडी ये है कि लेट सपोज कोई किराए के घर में रह रहे हैं तो खावंद को एक तो या जो भी मर्द है उसको एक तो दूर कर दिया जाएगा, और सिर्फ उसको नहीं, लेट सपोज अगर सास रह रही है वो अबेटमेंट कर रही है, तो उसका साथ दे रही है, उसका साथ दे रही है उस क्राइम के अंदर, तो उसको भी जो है उस घर से अलहदा कर दिया जाएगा। और ना सिर्फ अलहदा किया जाएगा, अगर वो किराए का घर है तो उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कोर्ट के जरिए से ऑर्डर लिया जाएगा स्पेसिफिक। लेकिन ये किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है? इम्प्लीमेंट की तो अभी जिस तरह के बताया गया कि 300 तो केसेस हैं। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पूरे पंजाब में अगर बात की जाए करोड़ों की आबादी है तो सिर्फ 300 ही केस होगा? कितने केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब शुरू में मैडम ने बात की कि जनाब इस पे बहुत सी अवेयरनेस है, बहुत से लोग एक्शन ले रहे हैं, अगर एक्शन ले रहे हैं तो सिर्फ 300 केस क्यों होगा? फिर तो ज्यादा होने चाहिए केसेस। ठीक, ये तो हजार, मतलब अगर कंज्यूमर की बात की जाए, कंज्यूमर कोर्ट कितना एक स्पेसिफिक लॉ है, उसके ऊपर इससे ज्यादा केसेस आते हैं। ठीक ठीक, इसका मतलब अवेयरनेस और अवेयरनेस हमारी सोसाइटल जो मजबूरी है, प्रेशर है, उसकी वजह से। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लोग समझते हैं कि खुला जो है ना वही सिर्फ एक सोल्यूशन है। नहीं, आप उस शादी के अंदर रह के भी ये रेमेडी अवेल कर सकते हैं। खुला तो आपने और जो ये औरतें करना नहीं चाहती बेसिकली, सबसे जो टॉलरेंस नहीं है ना, औरतें करना नहीं चाहती, वो डायरेक्ट बात नहीं, वकील भी मशवरा नहीं देते, इजी वे आउट है। और मेरा ख्याल है नेहा, आप ये बताइएगा कि अभी हम जैसे सुहेल साहब ने बात की कि ये एक तरफ से नहीं ताली एक हाथ से नहीं कभी कभी बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो ये बताइएगा कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ ये कितना आपने देखा है अपनी फील्ड में कि जो दूसरा पार्टनर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है डोमेस्टिक वायलेंस में, जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है और जो जिस पर हो रहा है उसका अपना कितना कंट्रीब्यूशन देखा जाता है? देखिए, अगर मैं अपनी केसेस की बात करूं तो आई बिलीव 50-50 होता है। और 50-50 इस तरह से होता है कि एक तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो तो ऑब्वियसली सोसाइटी की नज़र में वो कल्प्रिट है, लेकिन जो विक्टिम है, एक तो पहली चीज़ उसको अपने राइट्स का पता नहीं है। सही, क्यों नहीं पता? सबसे पहले तो ये एक पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ी लिखी औरत है, या चले नहीं भी पढ़ी हुई, आजकल सोशल मीडिया इतना कॉमन है, टीवी पे प्रोग्राम्स इसकी अवेयरनेस से रिलेटेड इतने आ रहे हैं, क्यों नहीं पता? चलें वो भी पता लग गया, आप सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं अपना बढ़ाते? सपोर्ट सिस्टम, आपका सपोर्ट में आपकी फैमिली आ जाती है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके फ्रेंड्स, आपके इवन नेबर्स भी आ जाते हैं, आप उन तक बात क्यों नहीं पहुंचाते? हम नहीं पहुंचाते। मैं पर्सनल अपने उससे बात कर रही हूँ, हम नहीं पहुंचाते। हम shy away ना, you are, yes, you can't confide in you your can't personal confide, एक मसला आ जाता है। आप स्ट्रेंजर्स को बिलीव करते इमोशंस को मैंने ये स्टार्ट में बात आप लेकिन social vocal होना बहुत जरूरी है। आप सोशल मीडिया पे एनोनिमस पोस्ट करते करते हैं, सोशल मीडिया पे एनोनिमस बन के पोस्ट्स करते हैं, फिर जब एक लंबी पूरी थ्रेडिंग चल पड़ती है उससे रिलेटेड कि नहीं तुम खुला ले लो, तुम ये कर लो, तो तुम बच्चे छोड़ के आ जाओ, Yes. यू बैक ऑफ। यही दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। नेहा, मैं यही से कॉलर ऐड करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम सलाम, मेरा नाम रिमशा है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करते, कोई उनका बिजनेस नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। मैं ही ब्रेड विनर हूँ अपने घर की और हमारे 2 बच्चे भी हैं। अक्सर घर में लड़ाइयाँ होती हैं और मारपीट होती है, जिसकी वजह से मैं तो सफर कर रही हूँ लेकिन मेरे बच्चे भी ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं क्या कर सकती हूँ, काइंडली मुझे बताइए। आपका प्रोविंस कौन सा है, कौन से सूबे से हैं आप? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। रावलपिंडी पंजाब से, ठीक।
बहुत शुक्रिया आपका जी। जी सुहेल साहब। इसके अंदर देखें, सबसे पहले तो ड्रिंक जो है वो इन इटसेल्फ एक क्रिमिनल ऑफेंस है, बट ऑफ कोर्स शायद खातून अपनी शोहर के लिए शायद ये एक्शन ना लेना चाहे, लेकिन अब देखें अगर तो वो ड्रिंक करते हैं तो आप ये भी एक मेंटल और जो है ना उस वायलेंस के अंदर शामिल है जी। और इसके अंदर ये भी शामिल है, अगर आप देखें ना जो एक्ट है उसके अंदर लिखा है कि तलाक की धमकी देना भी इसके अंदर शामिल है। अक्सर जो लोग हैं ना, क्योंकि मर्द के पास रिप्यूडिएट का राइट है, तो प्रेशराइज करना होता है ना, ये प्रेशराइज करना होता है, ये भी इस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर शामिल है। क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम आप कम दे रहे हैं इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा और चीजें इधर उधर जा रही हैं। लॉ के अंदर इन सब चीजों को, इन तमाम इंसिडेंट्स को जो है ना वो वायलेंस के अंदर शामिल किया गया है। सही। और जहाँ तक बात है तो सबसे पहले तो आप देखें कि क्योंकि वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी जो है ना इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, जो आपका रेलेवेंट, और अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। सही। अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपके जाने का प्रॉब्लम है, तो कोई भी आपका नेबर, कोई भी सोसाइटी के अंदर जितने भी एनजीओज हैं, किसी के थ्रू भी ये पिटीशन फाइल की जा सकती है। डॉल्फिन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 15 पे कॉल 15 तो चला क्रिमिनल आ जाएगा ना, लेकिन जो पिटीशन कोर्ट में फाइल करनी, हेल्पलाइंस कितनी अवेलेबल है ना, हेल्पलाइन में कॉल कर लें, बल्कि ये वुमेन हेल्पलाइन भी ऑनलाइन कितनी हेल्पलाइंस हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी कॉल करके ये पिटीशन फाइल करें और कोर्ट के अंदर ये पिटीशन, बल्कि अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो है ना ई फाइलिंग हो रही है, अब शुरू हो रही है, अभी मेरा ख्याल है शुरू नहीं हुई है, स्मार्ट प्रोसीजर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी वो ऑनलाइन जो है ना फाइलिंग बहुत आसान हो जाएगी तमाम लोगों को, बिल्कुल आसान हो जाएगी। अच्छा, उसके अंदर ना एक चीज मेक श्योर करें कि आमतौर पे होता क्या है कि जब पिटीशन फाइल होती है ना, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ है, इसके अंदर प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड और सीआरपीसी भी है, और सीआरपीसी को आप जानते हैं कि अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपने साबित नहीं किया, वो केस फारग है। बिल्कुल, वो मतलब कि ये एक्यूज को इसका फायदा जाएगा, एक्यूज को इसका फायदा जाएगा। तो ये मेक श्योर करें कि जो भी पिटीशन फाइल की जा रही है उसमें अपने विटनेसेस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस को स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बेस पे करें और उसके अंदर अपने विटनेसेस जरूर शामिल करें। देखें, ऐसा वो जिस तरह मैडम ने अभी बात बताई है कि आपके नेबर्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी फैमिली है, किसी ना किसी को आप जरूर इस चीज को इन्वॉल्व करें, बताएं। ठीक है, ये भी अगर लेट सपोज वो एक्शन हो रहा है तो वो फौरन पिटीशन फाइल करें। सबसे पहला काम कोर्ट ये करेगी कि वो स्टे ऑर्डर देगी और उस घर के अंदर से अगर खावंद इस तरह शराब पीता है तो दूर रखेगी। कितने पैसे लगते हैं? कुछ शुरू में लगते हैं? देखिए, पैसे तो इसके कोई नहीं लगते, लेकिन अगर वकील साहब को करेंगे तो जाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है स्टेट आपको वैसे ही इसके अंदर कोई बगैर भी कर सकते हैं, आपके पास अच्छे वकील भी हैं, तो मामला ही बहुत नाजुक है और ये आप खुद भी कर सकते काफी हैं। केसेस में फीमेल के खुद से कर रही होती है। ठीक, अभी हमने देखा बुशरा अंसारी साहब से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि जैसे हर शख्स चाहता है कि उसकी बेटी जो है वो एक अच्छे घर में जाए और एक अच्छा पार्टनर उसको मिले, लेकिन हमें अपने बच्चियों को स्किल्ड करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा ताकि वो इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी में ना जाए। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करूँ, जब हम जंग की बात करते हैं ना, तो जंग के अंदर हमेशा जो है ना आपको टफ सिचुएशन में सरवाइव करना भी आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम खुद भी स्किल्ड हों, तो देखें हम सब की लाइफ के अंदर अच्छा बुरा वक्त आता है, अच्छे वक्त में तो सब लोग रह लेते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा वक्त आया भी है तो उसमें कैसे सरवाइव करना है, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, जो हुनर ही आपका साथ ये आप हुनर है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, उन्होंने कहा कि एजुकेटेड फैमिलीज में भी डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत बड़ी परसेंटेज मौजूद है, जो कि हम डिनाई नहीं कर सकते। आप देख लें कि सेलिब्रिटीज की ही बात करना चाहूंगी, फिरोज खान के साथ देख लें, सैफ अली के साथ देख लें, ये जो सेपरेशंस होती हैं, बात में आपको के साथ हुआ इमरान अब्बास वाला केस, अभी हाल ही में जो केस हुआ था, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये मतलब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आप पावर की, आप देखें, ये है जो रिश्ता होता है, ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, लेकिन जहाँ पर इसको आप किसी भी किस्म से जो है ना वो एक राइवलरी रिलेशन बना देंगे ना कि भाई मैं इससे सुपीरियर हूँ, आप जिस तरह वो अक्सर मर्द समझते हैं जी हम सुपीरियर नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी जो आपने करनी है। इसी तरह खवातीन है, कुछ समझती हैं कि सुपीरियर है, कुछ कहते हैं जी हमारे राइट्स के हवाले से कोई मर्द बात ना करे, तो ये भी चीज गलत है। देखें, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं यही पूछना, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। अक्सर जो है ना वो एक मैंने केस आया, उसमें उन्होंने बताया कि हमारी खुला लेने आई थी वो फैमिली ने बताया कि हमारी बेटी का जब रिश्ता हो रहा था तो उन्होंने बताया कि हमारा जो दामाद है वो एक बैंक में वेल सेटल्ड जॉब करता है और उसकी हैंडसम सैलरी है,
मगर जब वो उसकी शादी होगी, जब वो उनकी बेटी अपने घर गई, तो तब जाके पता चला वो तो रिक्शा चलाता है। मतलब ये है कि जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ के ऊपर रखी गई है, तो वो कैसे वो पाया तकमील तक Continue पहुंचेगा। करेगा। तो ये भी एक बड़ा हमारी सोसाइटी में है कि थोड़े से फैक्ट्स जो हैं वो छुपाते हैं लोग। तो लिहाजा इसके ऊपर भी जो है वो बिल्कुल फैमिलीज को आपस में ना क्लियर होना चाहिए कि क्या चल रहा है, तो ताकि कल को प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये बेटी वालों का भी काम है कि वेरिफिकेशन जरूर कराएं कि खुला तक नौबत ही ना आए, या तो आपको चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पता हो, लेकिन लोगों का परसेप्शन होता है कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन मिलता है। सेलिब्रिटीज हैं, फिरोज खान अपने बच्चों से मुलाकात करता है, बिल्कुल, और ये लोग भी कहते हैं जी अशराफिया की सुनी जाती है, नहीं, दैट्स रॉन्ग पॉइंट। और इसमें मैंने वहाँ पे अदालतों में देखा है, शोएब साहब बैठे हैं, अफीफ़ा भी, वहाँ पे आप ये देखें कि जब केस फाइल होता है, अक्सर जब हस्बैंड को नोटिस जाता है, खुला का जब केस खास तौर पे फाइल होता है, हस्बैंड को जब नोटिस जाता है ना, अक्सर बेशतर हस्बैंड जो है वो आके खातून से माफ़ी मांगते हैं कि हम जो है वो अब ये राज़ीनामा नहीं करते करेंगे, हम राज़ीनामा करते हैं। और वो 70% हमने देखे हैं कि केसेस जो है वो वहीं पे ही डिसाइड कर देती है कोर्ट, उनके आपस में सुलह करवा देती है, बिल्कुल पैचअप हो जाता है। ठीक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा है। अगर नेहा आप बताएं, कोशिश यही आप होती जो है। पेशेंट्स अगर अना निकल जाए इस रिश्ते से तो ये रिश्ता जो है ना वो कायम रह जाता है। जब अना शामिल रहेगी तो फिर ये रिश्ता टूटेगा। लेकिन आप ये देखिए कि खुला के दफा द हस्बैंड इज रेडी टू रिकंसाइल। वो कह रहा हूँ ना, हस्बैंड ने आके माफी मांग ली ना, उसने अपनी अना तोड़ दी, जैसे उसने अपनी अना तोड़ी चीजें। जी नेहा आप बताएं, पेशेंट्स की जब हम बात करते हैं, आप जो पेशेंट्स डील करती हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपके पास ऐसे कौन से, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस की कोई ऐसी हद तक था कोई डोमेस्टिक वायलेंस जिसके बाद भी रिकंसिलिएशन हुई, या आपने इस मामले को जो है वो ठंडा किया अपने end से? देखिए रिकन्सिलिएशन मेरे केस में तो मैंने नहीं होती भी देखी है, क्योंकि ज़्यादा जब केस कोर्ट में चला गया, लॉयर्स बीच में इन्वॉल्व हो गए, तो साइकोलॉजिकल हेल्प की बारी, मसला ये कि साइकोलॉजिकल अवेयरनेस यहाँ है ही नहीं, इतनी है नहीं। जब खुला हो गई, जब डाइवोर्स तक बात चली गई, घर टूट गया, पेरेंट्स सेपरेट हो गए, सब कुछ तय हो गया, उसके बाद कोई 2-3 साल बाद जाके जब औरत को लगने लगा कि ओहो अब तो मैं अकेली रह गई, मेरे माँ बाप तो मेरा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर रहे, मेरा बहन भाई तो मेरा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर रहे, बच्चे एज ए लाइबिलिटी बन के आ जाते हैं। कुछ माएँ जब कस्टडी लेती हैं, कस्टडी केसेस जब होते हैं, या बाप ले लेते हैं अपनी ईगो में आके कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, तब आफ्टर 2-3 years दे रियलाइज कि नाउ वी नीड साइकोलॉजिकल हेल्प एंड दैट्स टू लेट। और ये भी बताइएगा कि मैं एक साइकेट्रिस्ट को सुन रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो एलिमेंट ये है कि वो लोग जो कि जिनको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, जो साइकोपैथ है, वो ऐसा बिहेवियर करते हैं। कुछ लोग वो हैं जो, जैसे हमने बात की बच्चों की, वो अपने बचपन में ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वो फिर वायलेंट हो जाते हैं अपने, जब वो एडल्ट हो जाते हैं, फिर शादियों के बाद वो भी वही कुछ करते हैं। तो एक तो वो कैटेगरी है जिसको इलाज की ज़रूरत है, एक वो कैटेगरी है जो ये तस्लीम ही नहीं करती कि वो बीमार है या वो ऐसे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, वो अपने आप को बिल्कुल ठीक समझते हैं और कहते हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी खराब करते हैं, अपनी फैमिली को भी खराब करते हैं, अपने पूरे सिस्टम को खराब करते हैं। उनके लिए क्या? देखिए उनके लिए उनके इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम तो है ना, उनकी फैमिली भी है, उनकी माँ भी है, बाप भी है, बहन भाई भी हैं जो कि उसको ये करता हुआ देख रहे हैं। तो ये फिर उनका फ़र्ज़ है। अगर अभी तक डाइवोर्स तक बात नहीं पहुंची, खुला तक बात नहीं पहुंची, तो बीवी भी देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, तो ये फिर फैमिली का फ़र्ज़ बनता है कि वो उस बंदे को इस एक्सेप्टेंस पे लेके आए। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस, ये 2 A's जो है हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम 2 A's को कोई ऐसा शख्स उसके सामने बिठाएं जिसकी वो सुनता हो बिल्कुल और वो समझता हो, कम्युनिकेशन वाली कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मर्दों और नहीं जरूरी नहीं कि आप इम्पोज करें, आप उसको कहें कि तुम गलत हो। साइकोलॉजिकली ना हम ये कहते हैं कि हम इम्पोज ना करें। कोई अगर साइकोपैथ है, हम उसके मुंह पे नहीं कहेंगे कि तुम साइकोपैथ हो, हम उससे कन्वर्सेशन के तौर पे बात करेंगे कि क्या आपको ऐसा, किसी को डिप्रेशन है फॉर एग्जांपल, हम उसके मुंह पे नहीं कह सकते कि आपको डिप्रेशन है, आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं। पेशेंट को हम पेशेंट कहते नहीं, हम क्लाइंट कहते हैं। साइकोलॉजिकली और सर्टेन एथिक्स हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। तो अगर उस बंदे से आप बात कर भी रहे हैं, आपने अपने लफ्जों को बहुत थॉटफुली जो है वो यूज करना है। आपने उसके मुंह पे नहीं कहना कि तुम ये हो। देखिए इस चीज को हील करने का भी तरीका आना चाहिए, वो भी एक आर्ट है। मैं यहीं से कॉलर ऐड करूंगी, अर्शद आपकी बात को भी हम लेंगे यहीं से। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। जी वालेकुम सलाम, मैं मुनव्वर बात कर रहा हूँ टोबा टेक सिंह से। जी फरमाइए। जी मेरी एक कजन है, अब उसका जो शोहर है वो उसको बहुत मारता है। अब उस बेचारी का ना कोई भाई है, उसके पेरेंट्स भी फौत हो चुके हुए हैं,
शी हैज ट्राइड गोइंग टू द पुलिस, लेकिन अब वो पुलिस वाले भी कोई ऐसा हेल्प नहीं करते, वो आगे से यही कहते हैं कि मैडम जी ऐसे होता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही, तो इज देयर एनी वे कि मैं कुछ कर पाऊँ उसके लिए? ठीक जी जी बिल्कुल, पहले सबसे पहले तो इसमें पिटीशन फाइल करें फॉरेन से। अब अगर केपीके में है तो वो तोबा टेक सिंह, मतलब तोबा पंजाब टेक सिंह से आई है। थिंक पंजाब में, हाँ, तो फैमिली कोर्ट के अंदर फॉरेन पिटीशन फाइल करें। इसके अंदर एक क्रिटिसिज्म जो है ना, वो मैं ये ये कहूँगा भी कि बताइएगा बहुत कहाँ रिपोर्ट कम करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है? फैमिली कोर्ट जो भी आपकी रेलेवेंट है ना, जहाँ पे रेजिडेंस, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन उनके पास, जुरिस्डिक्शन में भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। केपीके के अंदर जहाँ पर आपका झगड़ा हुआ ना, वो जुरिस्डिक्शन बनेगी। अब ये प्रॉब्लम ये है कि लेट सपोज अगर वो लड़के वाला का एरिया वो, तो वो जुरिस्डिक्शन जो है ना वो फेवर करेगी उस लड़के को। पंजाब के अंदर जो है ना, फॉर्चुनेटली तीनों सिचुएशन है, लास्टली रेजाइडेड भी इसके अंदर शामिल है, प्रेजेंटली रेजाइडिंग भी शामिल है, या जहाँ पर विक्टिम इज रेजाइडिंग, तो ये तीनों जुरिस्डिक्शन में आती हैं। ये बताइएगा सुल साहब कि वो क्रिमिनल लिटिगेशन के लिए वो कहाँ मतलब दरख्वास्त दे सकती हैं? वो जो फैमिली कोर्ट है ना, ये क्रिमिनल लिटिगेशन ही है, इसमें वो पुलिस को भी डायरेक्ट करेंगे। जो वन ऑफ दी रिलीफ है, देखिए एफआईआर भी हो सकती है, कंप्लेंट भी हो सकती है। एफआईआर तो होगी पीपीसी के अंडर, जी जी वो फिर जनरल लॉ आ जाता है ना। वो अगर डोमेस्टिक वायलेंस के स्पेसिफिक लॉ की, स्पेशल लॉ की बात करेंगे, तो वो जो रेमेडी है वो वही है जो कि फैमिली कोर्ट के अंदर दी गई। और फैमिली कोर्ट की पावर बहुत वास्ट है इस मामले में। जी ऐसे ही वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पे भी काम कर रहे हैं, वो एसएचओ को डायरेक्शन दे सकते हैं, और एसएचओ को डायरेक्शन मिल सकती है। यही मैं बात करने लगा था कि वन ऑफ द रेमेडी इज कि जो रेलेवेंट मुतलका स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उसे डायरेक्शन की जाएगी कि वो जाए जगह पे, और आम तौर पे घर में एंटर नहीं हो सकते। ठीक 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 ठीक। ये वाहिद एक प्रोविजन है जिसके अंदर आप घर में विदाउट वारंट भी एंटर हो सकते हैं। उसे बता दें जी हम एंटर हो रहे हैं, आप मतलब के, और अगर वो वारंट नहीं भी है तब भी एंटर हो सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से इतना स्ट्रिक्ट लॉ है सेक्शन की। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जी, इसमें आगा साहब ये है कि मैंने अपनी आंखों देखा एक हाल जो है ना आपसे शेयर करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इनमारुल हक साहब गुजरे हैं जी। उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। उनके सामने एक केस आया बच्चों की कस्टडी का। अच्छा, 4 बेटियां थी उसकी वालदा की, और बाप भी आ गया कस्टडी के लिए। कोर्ट में जब आया तो वो केस, उसमें बच्चियां कह रही थी कि जज साहब हमने अपने दोनों मामा पापा के साथ जाना है। 4 बेटियां थी, माँ और बाप जो है वो मान ही नहीं रहे थे कि हमने सेपरेशन ही करनी है। तो वो सुबह से लेके केस का शाम 4 बजे तक जो है वो लेके बैठे रहे, उनसे जो है उन्होंने डिस्कशन की, दोनों फैमिलियों को बिठाया, अपने चैम्बर में लेके गए, और फिर शाम 4 बजे जाके उन्होंने उनकी सुलह करवाई, और दोनों फैमिली जो है वहाँ से हंसी खुशी गई। तो आज भी वो जो है वो रिटायर होने के बावजूद भी जस्टिस इनमारुल हक साहब ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह फैमिलीज़ की आपस में सुलह भी करवा रहे हैं। जो अना का मसले, हम जैसे कि मियाँ साहब ने कहा कि अना का मसला है हमारे यहाँ, तो लिहाजा अना कुछ जब एक फरीक जो है तोड़ देता है तो फिर बात वहाँ पर अदालतों तक नहीं जाती। हमने वहाँ पर देखा है कि बच्चों की जब कस्टडी के मैटर होते हैं तो एक फरीक को जब बच्चा मिलता है तो वो फिर दूसरा बच्चा जब लेके जा रहा होता है तो दूसरे को वो मामा या पापा की आवाज़ें देता हुआ रोता हुआ बच्चों, वो ट्रॉमा बच्चों से के ऊपर से गुजरता। और मैं एक और बात बताऊं, रीसेंट जजमेंट भी है इस पे अभी मिस्टर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ की, कि खुला के मैटर्स में जिस तरह मैडम ने बात की कि हर खुला के मैटर में जो सेटलमेंट है, प्री ट्रायल सेटलमेंट का वो मौजूद है प्रोविजन, लेकिन आमतौर पे होता है इस तरह कि हमारी कोर्ट्स ने उसे मैकेनिकल मैनर में बस ठीक है आपने नहीं माना वो डिग्री कर दिया, इस तरह करके उसको लेके चल रहे होते हैं। इसके ऊपर जो है ना वो जो अभी जजमेंट आया हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि लॉ के अंदर इफेक्टिव सेटलमेंट का वर्ड लिखा है। सही, इफेक्टिव सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप मैकेनिकल मैनर में इसे लेके चलें, आप इसके अंदर अगर उनकी कौन से अपना मीडिएशन के लिए कोई भी मतलब आप सैटिस्फाई करें उसके पास उनको भेजें, उनको थोड़ा टाइम दें, यानी कि इफेक्टिव सेटलमेंट का आपने करना है। उसके बाद बयान देना। अभी आपने ये जिस केस की बात की, मुझे याद है एक लाहौर हाई कोर्ट में जज गुजरे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, जस्टिस बिलाल अहमद खान साहब। उनकी अदालत में एक केस आया था एक दफ़ा जिसमें एक बहन को उसके भाई ने सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया था क्योंकि उसने उसके कपड़े इस्त्री नहीं किए थे। तो ये ऐसा केस था जिसके ऊपर बहुत हाईलाइट भी हुआ, और उन जो माँ बाप थे उस लड़की के
जो बेचारी कत्ल हुई, उन्होंने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए माफ़ कर दिया कि एक बेटा पीछे रह गया तो हम इसको माफ़ कर दें, लेकिन अदालत ने उसको माफ़ नहीं किया था। अदालत ने उसके बावजूद उसको उसकी सज़ा 10 साल जो वो दे सकती थी, जो उनकी जुरिस्डिक्शन थी, 25 साल तक सज़ा हो सकती है, उन्होंने 10 साल उसको फिर भी सज़ा दी, इसके बावजूद कि उसके माँ बाप ने, उसके वली ने, वो लड़की के उनको माफ़ देखिए इमोशनली पेरेंट्स गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं, मॉडल कंदील बलोच को किया, तो भाई जो है वो लाहौर में फार्म हाउसेस पे वही उसको यूज़ कर रहे हैं, बहन की सब चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं। आप ये देखें कि सोसाइटी किस हद तक मतलब इसमें झुलस चुकी है कि माँ बाप अपनी बेटी का कत्ल अपने बेटे को माफ। हाँ जी, आप ये देखें कि नूर मुकद्दम के केस में क्या हो रहा है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ही उसको अभी तक डेथ सेंटेंस हुई ही नहीं है। कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं जी डेथ सेंटेंस हो गई, भाई वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कब होगी? कितने केसेस उस जैसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते, जो हाईलाइट नहीं होते, और अब ड्रामे भी अब तो उस पे केस पे बनने शुरू हो गए हैं, मीडिया अवेयरनेस के ड्रामा किया बिल्कुल, लेकिन इट्स ऑफ नो यूज। और आप देखें कि जब हम बात करते हैं फिरोज खान की और उनकी एक्स जो वाइफ थी, उन दोनों के रिलेशनशिप की, उनकी एक्स वाइफ ने इस चीज को सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट किया, 2 बच्चों की मां होने के बावजूद। There was no respect for her. उन्होंने बकायदा दिखाया कि उनके जिस्म पे निशान है, मैं ये डोमेस्टिक वायलेंस किया गया। दोनों हाथ बजती हैं, या अलीज़े की कोई विश नहीं होगी, हो सकता है वो भी कुछ कंटिन्यू करना चाह रही हो सेम फील्ड में, बिल्कुल सही बात हो सकता है एक हाथ से कोई ताली बजा के दिखाए। आप मर्द को ब्लेम की बात कर लें, और उनके जो इमरान अशरफ है एक्स हस्बैंड, वो she would literally come on screen and cry over the fact कि whatever has happened. यस बिल्कुल, इसमें इमरान अशरफ पर बिल्कुल आजकल मतलब देखें कि ये उस तबके की बात है जो एजुकेटेड अपर क्लास की बात हो रही है, पाकिस्तान का पब्लिक फिगर तबका है, लेकिन रोल मॉडल भी है ना, लोग उनको कॉपी करते हैं, उनको उस तबके का ये हाल है, तो आम मुआशरे का क्या हाल है? वहाँ तो फिर जाहिर सी बात है खिचड़ी ही बनेगी, वहाँ तो आसानी से बन सकती है। यही से कॉलर ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, मैं रमशा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी कहिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे मारते नहीं है, लेकिन वो मुझे धमकियां देते हैं कि वो मुझे तलाक दे देंगे, और मतलब बार बार मुझे इस पे ना अब्यूज करते हैं। तो अभी मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती हुए, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए इस सूरत में? बहुत शुक्रिया आपका। जी। अच्छा, इसके अंदर अभी हम शुरू में ये डिस्कस कर भी चुके हैं कि जहाँ तक बात है धमकियों की भी, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर शामिल हैं, और लकीली ये चारों सूबों के अंदर जो कवानीन बने उन सब में ये शामिल है कि आपने जो अपना अब्यूजिव लैंग्वेज या कोई धमकी भरा जो है ना, वो कोई भी वर्ड जो 503 सेक्शन पीपीसी के अंदर धमकी की जो डेफिनेशन है ना, उसी चीज को इन चारों सेक्शंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में जो है ना वो यूज किया गया। मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है आपको। और क्योंकि मैंने अभी प्रोसीजर बता दिया कि आपको फौरन अपनी रेलेवेंट, अगर आप केपीके से हैं तो मजिस्ट्रेट के पास, बलूचिस्तान और सिंध से हैं तो सेशन जज के पास, और लाहौर से हैं, लाहौर या पंजाब से हैं तो आपको हमेशा जो है ना वो फैमिली कोर्ट के अंदर फौरन पिटीशन फाइल करें। देखें, आप जब तक इनिशिएट नहीं करेंगे जी बिल्कुल, तब तक जो है ना वो ये चीजें जो है ना वो कम नहीं जाएंगी, आप इसको बढ़ावा देंगे अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, तो इसलिए इग्नोर करते रहेंगे। इसलिए जस्ट इसको इनिशिएट करें। हो सकता है 1-2 दफा जज साहब उन्हें फाइन करें, या उन्हें पता लगे जी कि मैं अलहदा रह के भी पैसे दे रहा हूँ, मेंटेनेंस दे रहा हूँ, बच्चों की मेंटेनेंस भी इसमें दी जाएगी, और जो बिजली के जो बाकी यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी वो बाउंड होगा। बेशक वो नहीं रह रहा वहाँ पे, कोर्ट उसे बाउंड करेगी कि वो करे, और अगर नहीं तो उसे जेल भेज दिया आपने बिल्कुल ठीक बात की सुहेल। देखिए, कानून ने बहुत आसानी की हुई है, इवन के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे का नाम उसका सारी जिंदगी के लिए आप सेटल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कोई मामला आपकी जिंदगी में चल रहा है तो नाज़रीन जरूर हमें बताइएगा, टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, अपने जो भी आपके मसाइल हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारी कोशिश है क्यों आगा कि हम लोग एक्सपर्ट्स की नज़र में आपके वो तमाम मसाइल का हल निकालें ऑन लीगल बेसिस। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि कोर्ट्स के अंदर किस तरह के केसेस आप ज़्यादा देखते हैं कि कौन सा वायलेंस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मुआशरे में डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से? बिल्कुल, हमने सबसे जो अहम जो है वो मुआशी जो हालात हैं हमने वो देखा है कि इसके ऊपर झगड़ा होता है कि एक हमारे फैमिली में ये होता है कि लड़का लड़की के जब रिश्ता होता है तो उस वक्त उनकी कन्वर्सेशन एक अच्छा पॉइंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब्ज़ बाग ज़्यादा दिखा देते हैं, इस वजह से जब वो शादी होती है तो उसके बाद वो चीज़ें नहीं हो सकता। या दूसरा ये है कि डिजिटल मीडिया के ऊपर या ड्रामा के अंदर जो है वो चीज़ें देखकर हमारी कुछ बहनें या ख़वातीन जो हैं वो
एक अपने माइंडसेट बना लेती हैं, तो जब वो हकीकी दुनिया में जब जाती हैं तो शायद उसके वसाइल इतने नहीं होते लड़के के, तो वो फिर डिस्टर्ब होती है फैमिली। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो यही होता है, खर्चे के केसेस का होता है कि हमें जो हस्बैंड है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ख़र्चा नहीं देता घर का और तशद्दुद करता है। ये रूटीन के केसेस हैं। और ज़ाहिर है आपकी बीवी है, आप पे डिपेंडेंट है, अगर आप उसकी अखराजात नहीं पूरे करते या उसकी ख्वाहिशात नहीं पूरे करते तो ये भी तो एक वायलेंस है। बिल्कुल। जब वो शोहर आता है तो कोर्ट उससे पूछती है कि आप ये बताएं कि ये एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, तो फिर वो ये बताता है कि ये मैं फ़लाँ जगह पे जॉब करता हूँ, ये मेरी जॉब सैलरी स्लिप है और इसमें इतना मेरा रेंट चला जाता है, इतने मेरा पैसे बचते हैं पीछे। तो वो सारी अपनी तरफ से वो क्लैरिफिकेशन देता है। सैलरी लो शो करते हैं वो लोग ताकि हमें पे ना करना पड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी होता है। अगर 2 लाख कमा रहे हैं तो वो 70,000 बताते हैं। ये चीज़ें होती है ना, क्योंकि बच्चे उनके अमेरिकन लाइफ में पढ़ रहे होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि इनके ननिहाल से ये फी जो है पे हो, हम ना दें। वो कहते हैं हम तो 40,000 कमा रहे लमसम। इसमें जो है वो कोर्ट सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे पहले जब केस रहता है कोर्ट का यही होता है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो सुलह हो जाए, खुला की डिग्री न जारी करें। दोनों फ्री कैन को पहले वो नोटिस जब जारी देते हैं तो उसको मौका ज़रूर देते हैं। इसके लिए जो है वो शायद ही हमारे नाजरीन को ये पता हो कि एक इवनिंग कोर्ट भी काम कर रही है, शाम की अदालत भी है जो शाम को लगती है, जो 2 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक केसेस सुनती है, जो कि अभी भी चल रही है। फैमिली कोर्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैमिली के केसेस वो डील करती है। वहाँ पर बच्चों की मुलाकातें करवाई जाती हैं और लोगों को नहीं पता। उस इवनिंग कोर्ट को बनाने का मकसद यही था कि सुबह के टाइम जब बच्चे कोर्ट्स में आएंगे शायद उनके इम्पैक्ट गलत पड़े, वहाँ पर मुलजम भी हथकड़ियों में लेके आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल उनके ऊपर बुरा असर पड़े। तो इसलिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये इवनिंग कोर्ट एक बनाई गई है, जिसमें जो है वो बड़े आराम से लोग इस टाइम जाते हैं, वहाँ पर बच्चों से मुलाकात भी करते हैं जिनकी कोई wonderful idea, wonderful concept happening in Pakistan. नेहा, before we wrap up this session, मैं चाहूँगी कि वो तमाम नाज़रीन ज़रूर देखें और जानें एज एन एडवाइस कि वो जो सर्टन फैमिलीज़ हैं डोमेस्टिक वायलेंस का इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे टू हाउ टू कॉप अप फ्रॉम सच सिचुएशन? देखिए, मैं एक बात कहूँगी कि अभी जिस तरह लास्ट कॉलर ने ये कहा कि मैं मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे थ्रेटन करते हैं, मैं छोड़ नहीं सकती, मेरे 2 बच्चे हैं। छोड़ना इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। हमारा दिमाग सिर्फ छोड़ने के ऊपर ही क्यों जाके अटक जाता है? हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। हम बातचीत के ज़रिए मसले को हल कर सकते हैं, हम फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम आप ना बैठें घर में, आप वेकेशन पे चले जाएं, आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, हस्बैंड का मूड जब अच्छा हो उनसे बात करें, कोशिश करें, उनको बताएं कि आप क्या फील करते हैं। देखें, जब बात हमने की ना कि हमारे पास असलहा होना चाहिए, कि हम एक जंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास असलहा होना चाहिए, उस असलहे में ये भी आता है कि आप असर्टिव कितना हैं, आप अपने पॉइंट को बयान कर पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। आप बगैर सोचे समझे ये कह दें कि मैं छोड़ नहीं सकती या मैं छोड़ नहीं सकता, ये चीज़ जो है वो गलत है। तो आपने खुद अपने राइट्स को जानना है, आपने असर्टिव होना सीखना है, और उसके बाद आपने फिर जब हदें सारी पार हो गई, जब पानी जो है वो ऊपर तक चला गया, देन यू कैन थिंक अबाउट लीविंग या खुला। इससे पहले हमेशा एक चांस होता है, जिसका कहा जाता है कि आपको एक अलर्ट पॉइंट पता होता है कि कहाँ पे चीजें संवर सकती हैं। और एक चीज मैं और ऐड करूंगी, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। एक चीज और ऐड करूंगी कि साइकोलॉजिकल हेल्प जरूर लें। बिल्कुल। छोड़ने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि अगेन वही बात कि ताली 2 हाथ से बज रही है। हो सकता है कि फीमेल के अंदर खुद कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जो उसको ना पता हो, और सामने वाले हम बहुत अपनी हम कभी बात नहीं करते, वो शादी से खुश ना हो, बिल्कुल हम अपनी वीकनेसेस की तो किसी और से करना चाहती हो। इसलिए कपल थेरेपी जो है आजकल बहुत कॉमन है, मैरिटल थेरेपी, कपल थेरेपी, ये बहुत जरूरी है। और जब इवन कि जब आपका रिश्ता और होता है प्रोस्पेक्टिव, जब 2 लोग आपस में बैठे होते हैं या फैमिलीज जब आपस में बात कर रही होती हैं, तो साइकोलॉजिकली उनको असेस करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप टूल्स लगा के उनको असेस पढ़े लिखे के साथ कर देते हैं, ये चीजें भी आ रही होती हैं। बड़े आ रहे होते हैं जी हमने कर दिया है, ये भी तो फिर माँ बाप की तरफ से ब्रेक एक्शन लेना चाहिए। अभी जिस तरह बात की गई है ना कि भाई शादी जबरदस्ती की जा रही है, अब देखें ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर बिल्कुल, ये भी। अब अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया जाए तो फिर जो उसके बाद शादी के बाद वही मसला आ जाता है ना कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है। देखिए हर चीज जो है ना, जब भी किसी चीज को स्टार्ट किया जाता है ना, जो तजदीद है ना, तजदीद ऐसे नहीं आती कि आप आराम से यहाँ पे सोफे में बैठे रहें और इसको डिस्कशन करते रहें। तजदीद हमेशा जो है ना, जब भी आते, चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो हम
एज ए मुस्लिम बात करें या एज ए जेंडर बात करें, तजदीद हमेशा जो है ना वो अपना जो आपका राइट है ना उसके लिए लड़ने से आती है। बिल्कुल। तो वो बात जो है वो मैं उससे एग्री करूंगा कि हम इस वक्त तमाम के तमाम लोग हालत जंग में हैं, और जंग में जब होते हैं ना तो उसके अंदर हमें हर चीज के लिए, हर सिचुएशन के लिए मेंटली फिजिकली तैयार रहना पड़ेगा और इनिशिएट करना पड़ेगा। ये आपने बहुत पहली बात। और मैं एक और चीज बताता हूँ, देखें एक इस्लामिक एग्जाम्पल है कि हमने सब ने पढ़ा है इंसिडेंट के जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है ना वो एक आग भड़कती आग में फेंकना चाहा था, तो एक चिड़िया जो है वो अपने चोंच में पानी लेके आई। अब आतिश नमरूद तो बहुत ज़्यादा वो भड़की हुई आग थी ना, चिड़िया की चोंच से जो है ना वो उस पानी ने बुझ नहीं जाना था, लेकिन चिड़िया ने अपनी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हमदर्दी का इजहार कर दिया। तो एक कतरा ही होता है जिससे ये चीज़ स्टार्ट होती है। इट्स अ सिंगल ड्रॉप दैट मेक्स एन ओशन। बिल्कुल ठीक बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर माई वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड गेस्ट कि आप लोग ने डोमेस्टिक वायलेंस पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि पाकिस्तान में कौन से कानून काम कर रहे हैं। एक्शन 35 किस तरह से प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एक्ट को लेके चल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस हम औरतों की बात करते हैं, प्रोविंसेस में किस तरह से सर्टन स्पेसिफाइड कस्टमाइज्ड लॉज हैं, आप किस तरह से इस प्रोसीजर को लेके चल सकते हैं और उस प्रोसीजर की नौबत आए ही क्यों। हमारी कोशिश है ये भी कोशिश की, मसाइल का हल निकालें। हमने ये भी कोशिश की कि आपको उसका बेहतरीन हल बताया जा सके और आपको ख़वातीन को किस तरह एम्पावरमेंट दी जा सकती है और किस तरह एम्पावर किया जा सकता है और क्या माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी पेरेंटिंग में क्या क्या इस्लाहात पैदा करें जिससे बच्चों का जो है वो उनकी ग्रूमिंग में फ़र्क आए, वो बड़े होकर वही चीज़ें ना रिपीट करें जो वो बचपन में देखते रहे अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से। अब ये सारी मामला बहुत ज़रूरी हैं और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, उनको स्किल्ड करें, स्पेशली ख़वातीन को, बच्चियों को इतना स्किल्ड करें कि वो शादी के बाद या बड़े होकर किसी के इकनॉमिकल डिपेंडेंसी में ना रहें और वो अपने लिए ख़ुद कमा सकें, ख़ुद मजबूत हो सकें। और ये माशरे के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अच्छी माओ का अच्छा काम ही ये है कि बेटों की भी तरबियत अच्छी करे ताकि दे शुड नो कि जो आने वाली एक लड़की उनकी ज़िंदगी में है एज अ पार्टनर वाइफ, उसकी रिस्पेक्ट कैसे की जाए। कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी रहना चाहिए और प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग ने प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं ली तो आप लोग अब ले लें ताकि कोई भी मसला ज़िंदगी में आगे ना हो व्हेन यू हैव किड्स स्पेशली। थैंक यू फॉर वॉचिंग वकील ऑनलाइन टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन टुमारो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।